आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग पढ़ेंगे हीट एंड वर्क के बारे में। आपका फॉर्म है, दोनों एनर्जी का फॉर्म है, या कह सकते हैं कि सिस्टम में एनर्जी ट्रांसफ़र होने का आपका एनर्जी जिस फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हीट कहते हैं। तो हीट को अगर हम लोग बोले तो सिंपली ये क्या है आपका फॉर्म ऑफ एनर्जी, कह सकते हैं हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी का एक फॉर्म है, ठीक है। अब हीट जो है ना फ्लो करता है वन बॉडी टू अनदर बॉडी, तो कह सकते हैं कि हीट फ्लो फ्रॉम वन सिस्टम या वन बॉडी टू अनदर। और ये फ्लो क्यों करता है, तो बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन टेम्परेचर, ठीक है, बिटवीन देम। मतलब अगर कोई बॉडी है, अगर मान लेते हैं कोई बॉडी है, एक बॉडी ए है और एक बॉडी आपका क्या है, बी है। क्या है आपका, बी है। ये दोनों अगर कांटेक्ट में आ गए, ठीक है, और इसका टेम्परेचर अगर 100 डिग्री सी है, इसका टेम्परेचर अगर 50 डिग्री सी है, तो हमेशा हीट जो है ना यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करेगा आपका, ठीक है, हायर से लोअर की ओर। मतलब कुछ समय के बाद इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा और इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। समझ में आया, ठीक है। इसी एनर्जी ट्रांसफ़र को पढ़ेंगे। हो सकता है कि आपका ए का टेम्परेचर हो 100 डिग्री सी हो और जो बी है उसका टेम्परेचर कितना हो, 0 डिग्री सी हो, तो यहाँ से फिर भी कहाँ फ्लो करेगा, इधर फ्लो करेगा। अगर मान लेते हैं दो बॉडी है जिसका इसका भी 100 डिग्री सी है और इसका भी 100 डिग्री सी है, तो इन दोनों में से कहीं भी हीट का ट्रांसफ़र नहीं होगा, दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में कहलाएंगे। तो हीट जो है ना फ्लो करता है वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम बिकॉज ऑफ देयर टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर का डिफरेंस है तभी। इसी को आप फिजिक्स में भी पढ़ते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के रूप में। किसमें, पोटेंशियल डिफरेंस के रूप में। समझ में आ रहा है कि मतलब आपका जो करंट का जो फ्लो हो रहा है वो जब तक दो टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं होगा, वोल्ट का डिफरेंस नहीं होगा, तब तक आपका क्या है, वो करंट फ्लो नहीं करेगा। उसी तरह से यहाँ भी है कि हीट तो पोटेंशियल भी एनर्जी है, हीट भी एनर्जी का ही फॉर्म है। सब अलग अलग तरीके से हम लोग नाम जान रहे हैं, है तो एनर्जी ही ना। और एनर्जी हमेशा कहाँ होता है, जब दो टर्मिनल के बीच में डिफरेंस होगा तभी वो फ्लो करेगा। वही यहाँ भी ये बोला जा रहा है, ठीक है। तो उसी को हम लोग कह सकते हैं कि हीट फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर। मतलब हीट जो है ना हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर क्या करता है, आपका फ्लो करता है। कोई दिक्कत, ठीक है। तब है कि हीट जो है आपका क्या है, ये पाथ फंक्शन है। पाथ फंक्शन मतलब ये आपका डिपेंड करता है, किस पे, मैकेनिज्म पे। इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे तो डिपेंड करता है, प्लस ये साथ में मैकेनिज्म पे भी डिपेंड करता है, जिस मैकेनिज्म के थ्रू या जिस प्रोसेस के थ्रू या जिस पाथ के थ्रू जो वो आपका सिस्टम जो है ना वर्क या कह सकते हैं फ्लो किया, ठीक है। इनिशियल और फाइनल के अलावा भी ये मैकेनिज्म पे डिपेंड करता है। पाथ फंक्शन ऑलरेडी हम लोग इस चीज़ को कर चुके हैं, यहाँ डिटेल में करने का जरूरत नहीं है। समझ में आया। इसी को कहते हैं हम लोग कि हीट इज बाउंड्री फिनोमिना। ठीक है, हीट इज बाउंड्री फिनोमिना। समझ में आ रहा है, यहां तक आपका हीट का है। तब अगर हम लोग बात करते हैं वर्क का, कि वर्क क्या है, तो देखते, अच्छा हाँ, हीट अब एनर्जी है, तो अगर एक्सटेंसिव और इंटेंसिव के रूप में बांटेंगे तो ये डिपेंड करता है मास पे, तो ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो हीट क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, लेकिन है क्या, ये पाथ फंक्शन है, ठीक है। तब अगर हम लोग वर्क की बात करें तो सिंपल हम लोग बचपन से जो पढ़ते आ रहे हैं उसका हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि वर्क इज द, है ना, आपका प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का क्या है, आपका प्रोडक्ट है। यही हम लोग देखते हैं, एफ इंटू एस। एस क्या है, आपका डिस्प्लेसमेंट है। अब कहेंगे सर वहां पे हम लोग देखते थे W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा।
कॉस थीटा, और थीटा इक्वल टू अगर 0 है तो ये आपका मैक्सिमम वर्क होगा, क्योंकि कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है। कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे ये बेसिक वही है, तो हम लोग मैक्सिमम वर्क की बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम वर्क की बात करते हैं, तो इसीलिए हम लोग एफ इंटू एस लेते हैं। एस क्या है आपका, डिस्प्लेसमेंट है। तब अगर हम लोग कहें कि वर्क क्या है, तो वर्क इज सेड टू बी, work is said to be performed if the point of application of force, ठीक है, जो फोर्स लगा रहे हैं, is displaced in the direction of force। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये जानना जरूरी है कि आप अगर किसी बॉडी पे अगर फोर्स लगा रहे हैं और फोर्स आप इधर की ओर लगा रहे हैं, तो ये डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही होना चाहिए, ठीक है। ये डिस्प्लेस भी जो है ना, इसी डायरेक्शन में होना चाहिए। आप इधर फोर्स लगा रहे हैं और इधर लग रहा है, तभी डिस्प्लेसमेंट तो होगा, लेकिन वो नेगेटिव वर्क कहलाएगा। क्या कहलाएगा, नेगेटिव वर्क कराएगा। मतलब आप सपोज किसी चीज़ को खींच रहे हैं और पीछे जा रहा है, तो आप खींच रहे हैं, इधर की ओर खींच रहे हैं, मतलब आगे उसको लेके आना चाहते हैं, और वो पीछे की ओर जा रहा है, तो वहाँ पर हम लोग नेगेटिव वर्क करेंगे। तो हमारा वर्क मतलब यहाँ से देखिए, यहाँ से दो टर्म आया कि वर्क हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, वर्क हमारा नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। जैसे सपोज घर में चर्चा किया था ना, घर में हम लोग जैसे मान लेते हैं आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप स्टूडेंट है, स्टूडेंट है, आप पढ़ रहे हैं, तो पढ़ रहे हैं, आपको याद हो रहा है, आपका एग्जामिनेशन का तैयारी हो रहा है, तो एक पॉजिटिव वर्क हो रहा है, ठीक है। आप पढ़ रहे हैं लेकिन एग्जामिनेशन की तैयारी नहीं हो रहा है, ऐसा कौन सा पढ़ाई है भाई। मतलब आप मैगजीन पढ़ रहे हैं, आप फिल्म है ना, फिल्म के बारे में पढ़ रहे हैं, आप क्रिकेट के बारे में पढ़ रहे हैं, आप ऑल मतलब दुनिया का हर चीज़ पढ़ रहे हैं, बस साइंस को छोड़ के जो आपका सिलेबस है एग्जाम में आने वाला है। तो वर्क तो कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, कहने का मतलब रीड कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, उसको भी पढ़ना ही कहेंगे, लेकिन क्या वो पॉजिटिव हुआ। आप जिस कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, उस कंपटीशन का आप एग्जामिनेशन क्लियर कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो अब ये क्या होगा, मतलब इस कंपटीशन के पॉइंट्स ऑफ व्यू से वो हो जाएगा नेगेटिव वर्क। तो देखिए, हम यही कहना चाह रहे हैं कि पॉजिटिव वर्क और नेगेटिव वर्क ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस है। जो आपके फेवर में है उसको हम लोग पॉजिटिव कहते हैं, जो आपके फेवर में नहीं है उसको नेगेटिव कहते हैं। अब जैसे मान लेते हैं कोई क्रिकेटर है तो उसका खेलना पॉजिटिव है, कि अगर वो खेलें तो उनके लिए पॉजिटिव रहेगा। अब उनको हम साइंस का बुक धरा दें कि लो पढ़ो, मेंस का एग्जाम आने वाला है, लो पढ़ो, नीट का एग्जाम आने वाला है, लो पढ़ो, तो ये पढ़ेंगे तो उनके लिए क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, समझ लीजिएगा। कहीं अगर दिया रहा है पॉजिटिव वर्क नेगेटिव वर्क तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। हाँ, बचपन से हम लोग पढ़े हैं कि वर्क है, अगर किसी बॉडी को जब तक डिस्प्लेस नहीं करेंगे तब तक वर्क नहीं कहेंगे। जैसे हम लोग इसको अगर धक्का दे रहे हैं, यहाँ पे हम लोग बोर्ड को धक्का दे रहे हैं और ये डिस्प्लेस नहीं किया, तो हमारे द्वारा कोई वर्क नहीं हुआ। ये साइंस कहता है, थर्मोडायनेमिक्स कहता है, ठीक है। जब तक डिस्प्लेस ना हो तब तक आपके द्वारा कोई वर्क नहीं हुआ। वहाँ पे हम बतलाए भी होंगे जूनियर विंग में, जब हम लोग बता रहे थे यहाँ पे कि कूली जो है ना, कूली आपका वजन, आपका सामान एक जगह से दूसरे जगह लेके जाता है, एक जगह से क्या होता है, दूसरी जगह लेके जाता है। तो कायदे से वो जो माथा पे जो उठाए हुए है वो डिस्प्लेस हुआ नहीं, वो फोर्स अपने माथे पे रखे हुए है। आप उसको कहिएगा कायदे से, ठीक है। अब यहाँ पे इसका एग्जांपल नहीं देंगे, नहीं तो फिर से जो है ना, ये जूनियर विंग के वीडियो मैंने डाला हुआ है, आप वहाँ पे अगर समझना है फोर्स के बारे में, वर्क के बारे में, तो आप जूनियर विंग में भी जाके उसका वीडियो आप देख सकते हैं, वर्क पावर एंड एनर्जी में, ठीक है। तब ये यहाँ पे हम लोग वही हो गया कि आपका जो वर्क है ना, डिस्प्लेस उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में हमारा फोर्स लगा रहे हैं, तो हम लोग पॉजिटिव वर्क करते हैं। हम लोग पॉजिटिव वर्क की ही बात करेंगे, समझ में आ रहा है। और बेसिक तो ये है ही आपका यहाँ पे। तब अगर हम लोग बात करें कि वर्क कितने टाइप का होता है, तो देखिए वर्क जो है ना बहुत टाइप का होता है। तो सबसे पहला क्या होता है, अगर ग्रेविटेशनल वर्क की बात करें, तो ग्रेविटेशनल वर्क की बात करें तो इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, mgh। मतलब या तो ऊपर जा रहा हो कोई ऑब्जेक्ट या फिर नीचे आ रहा हो, ग्रेविटी के अगेंस्ट आपका अगेंस्ट या एलोन आपका वर्क कर रहा हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल वर्क कहते हैं। अगर ग्रेविटेशनल वर्क का वैल्यू निकालना है तो mgh कर दीजिए। आपका अगर इलेक्ट्रिकल वर्क है, आपका इलेक्ट्रिकल वर्क है, तो इसका जो वर्क का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल
डिफरेंस, और इनटू क्या हो जाएगा आपका चार्ज, क्या हो जाएगा आपका चार्ज। मतलब करंट की अगर हम लोग बात करें तो हमारा चार्ज कितना वो फ्लो किया, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू उसका चार्ज कर दे तो हमारा क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा। अगर हम लोग मैकेनिकल वर्क की बात करते हैं, अगर हम लोग मैकेनिकल वर्क की बात करें तब ये क्या हो जाएगा, F इंटू एस। तो मतलब ये जो हम लोग बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं, मैकेनिकल वर्क की बात कर रहे हैं, समझ में। अब एस की जगह पे कहीं कहीं डी लिखा रहता है, डिस्प्लेसमेंट आप जो मान लीजिए, एफ मान लीजिए, एक्स मान लीजिए, एस को एक्स मान लीजिए, डी मान लीजिए, जैसे आपको करना हो आप कर सकते हैं, ठीक है। तब हम लोग चर्चा करते हैं इनके यूनिट्स की। अगर हम लोग बात करते हैं इनके यूनिट्स की, एसआई यूनिट्स कहिए, एसआई क्या, सारी यूनिट्स के बारे में हम लोग देख लेंगे। अगर यूनिट्स की बात करते हैं तो हीट का जो यूनिट है वो क्या क्या यूज हम लोग करते हैं, कैलोरी करते हैं, क्या करते हैं, कैलोरीज। और आप जूनियर विंग में आप पढ़ते होंगे 19th में कि फ्यूल जो है ना किलो कैलोरी, उसका कैलोरी जिसका कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है वो मतलब फ्यूल अच्छा है, मतलब जो ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है, इसी को हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं, ऐसा करके कैल लिखते हैं। आप ऐसे हम लोग किलो कैलोरी हम लोग यूज करते हैं, इसी का यूनिट है किलो कैलोरी। और नहीं तो फिर हम लोग क्या करते हैं, जूल करते हैं, ठीक है, जूल्स में हम लोग इसको मेजर करते हैं। तो यहाँ पे ये जे से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर किलो जूल की बात करें तो के से रिप्रेजेंट करते हैं, समझ में आ गया, कोई दिक्कत। इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, के सी एल, अगर के सी ए एल लिखा रहा है तो किलो कैलोरी होता है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। अब है कि अगर कैलोरी की बात करें कि 1 कैलोरी जो है ना कितने जूल के बराबर होता है, तो वो होता है आपका 4.184 जूल के। आप इसको जो है ना आप 4.2 भी लिख सकते हैं। तो मतलब 1 जो कैलोरी है वो 4.2 जूल के आपके बराबर है। उसी तरह से आप किलो में कर देंगे, समझ में आया। तो जो एसआई यूनिट है आपका वो क्या होगा, जूल होगा। एसआई यूनिट की अगर हम लोग बात करते हैं, एसआई यूनिट किसका, हीट का, तो वो क्या है हमारा, जूल है। क्या है हमारा, जूल है। जूल है, किलो जूल है। और ये जूल आया कहाँ से, ये जूल जो है मतलब अगर हम लोग यहाँ पे दिखेगा नहीं, अगर हम लोग बात करें कि जूल होता क्या है, तो 1 जूल जो होता है ना 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है। क्या होता है, 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है। क्यों, क्योंकि आप अभी देखें कि जो वर्क है वो क्या है, एफ इंटू एस है। एफ का इसका और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, न्यूटन मीटर, और इसी को ना हम लोग क्या कह रहे हैं, जूल कह रहे हैं। तो मतलब 1 जूल कहिए या 1 न्यूटन मीटर कहिए, ये दोनों बात क्या है आपका बराबर है। अगर वर्क का भी यूनिट देखें तो यही चीज़ है, वर्क का भी यूनिट क्या है आपका, जूल है, इसी को जूल में ही करते हैं। अगर इसके ऐसा यूनिट में अगर इसके सीजीएस यूनिट की बात करें, सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क, ठीक है, सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क, तो इसको हम लोग अर्ग में भी हम लोग लिखते हैं यहाँ पे। तब क्या है, अगर हम लोग 1 जूल की बात करें, 1 जूल जो है ना वो अर्ग में किसके बराबर है, तो 10⁻7 अर्ग के बराबर है, 10⁻7 अर्ग के बराबर है, समझ में आ रहा है। और ये बराबर है 0.23 जूल के, सॉरी कैलोरी के बराबर है, समझ में आ रहा है। तो ये नोटेशन है, आप यहाँ कर सकते हैं। तो मतलब अगर देखा जाए तो 1 कैलोरी जो है ना वो सबसे बड़ा हुआ, उसके बाद फिर आपका 1 जूल हुआ, और तब आपका क्या हो गया, 1 अर्ग हो गया। मतलब अर्ग जो है सबसे छोटा यूनिट हो गया और कैलोरी जो है ना आपका बड़ा यूनिट हो गया। लेकिन ऐसा यूनिट हमारा क्या है, ऐसा यूनिट हमारा जूल है, ये याद रखिएगा, समझ में आया। तब है एक इंपॉर्टेंट यूनिट है आपका कन्वर्जन कर सकते हैं, यूनिट को कन्वर्ट करना होता है। जब हम लोग पीवी इक्वल टू एनआरटी निकालते हैं, जब हम लोग पीवी इक्वल टू एनआरटी निकालते हैं, तो पी और वी है। अगर हम लोग वर्क मान लेते हैं, निकालेंगे, आगे निकालेंगे, वर्क जो है ना आपका -P डेल्टा वी है। अगर प्रेशर एटीएम में दिया रहा है, किस में दिया रहा है, एटीएम में दिया रहा है, और ये लीटर में दिया रहा है। अब तो ये जो है ये वर्क नहीं हुआ, ठीक है, ये वर्क का तो यूनिट हुआ नहीं, तो इसको वर्क के यूनिट में चेंज करना है। मतलब इसको किस में चेंज करना है, जूल में चेंज करना है। तो इसको जूल में चेंज करने के लिए क्या करना होगा कि अगर आपका 1 एटीएम लीटर है तो इसको जूल में चेंज करने के लिए 101.3 आपको जूल से क्या करना पड़ेगा, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो जो आंसर आएगा आपका कितना आएगा, जूल के बराबर आएगा। या यही अगर 1 एटीएम और लीटर को अगर हम लोग कैलोरी में करना चाहें, किस में करना चाहें, कैलोरी में करना चाहें या अर्ग में करना चाहें, तो 101.3 इंटू 10⁻7 ये अर्ग हो जाएगा, समझ में आया। कोई दिक्कत, ठीक है। इसी का अगर कैलोरी की हम लोग बात करें, अगर इसी कैलोरी की बात करते हैं तो ये कितना कैलोरी के बराबर हो जाएगा, 24.32 के बराबर हो जाएगा। मतलब 2 कैलोरी के आपके
बराबर। तो ये कन्वर्जन है, याद रखिएगा। ये सबसे खास करके सबसे ज़्यादा आपको ये यूज होने वाला है, ये वाला एटीएम लीटर से जो है ना इसमें, क्योंकि ऑलमोस्ट जब हम लोग वर्क निकालेंगे तो वो आपको फंसाएगा, तो यही फंसाएगा कि प्रेशर दिया रहेगा आपका एटमॉस्फेयर में और ये लीटर में दिया रहेगा और आपको वर्क डन पूछेगा और आप सीधा मल्टीप्लाई करके और आप लिख देंगे, वो वैल्यू नहीं होगा, वो गलत होगा। ठीक है, जब तक उसको 101.3 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे वो जूल में आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं कि हमारा वर्क डन कितना होगा। तो मान लीजिए कि ये आपका सिलेंडर है, मान लीजिए ये आपका क्या है, आपका सिलेंडर है। स्टार्टिंग में जो पिस्टन था आपका यहाँ पे है, ठीक है। आप इस पे क्या लगाए, पी एक्सटर्नल लगाए, मतलब आप प्रेशर लगा रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं और ये पिस्टन जो है ना एक्चुअल में अब कहाँ आ गया है, यहाँ आ गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मतलब स्टार्टिंग में आपका ये वॉल्यूम था तो इसको हम लोग V1 कहेंगे, और अभी आपका जो वॉल्यूम कह सकते हैं आपका, अगर इसको यहाँ से हम लोग मेजर करें तो अभी जो आपका वॉल्यूम हो गया वो क्या हो गया, आपका V2 हो गया। क्या हो गया, V2 हो गया। अब जो V2 है वो छोटा है किससे, V1 से, देखने में लग रहा है। ठीक है, आप प्रेशर लगाए तो वो पिस्टन कहाँ है, नीचे चला गया, नीचे चला गया और मतलब यहाँ से यहाँ तक जो है ना वो क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया। इसी को ना डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं। समझ में आया? तो इतना अगर आप समझ पा रहे हैं, अब मान लीजिए यहाँ पे कोई गैस आपका, यहाँ पे कोई आपका गैस है, गैस जिसको कि आप वहाँ पे डाले हुए हैं पिस्टन में। तब अगर हम लोग बात करें कि वर्क हमारा क्या होगा, तो हम लोग पता है, अभी हम लोग देखें कि वर्क जो होता है वो फोर्स इंटू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तो नजर आ रहा है यहाँ पे, अब फोर्स यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है, यहाँ प्रेशर नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है, प्रेशर नजर आ रहा है। तो हम लोग पढ़े हैं कि जो प्रेशर होता है, प्रेशर होता है वो क्या होता है आपका थ्रस्ट या फोर्स अपॉन क्या होता है, एरिया। क्या होता है आपका, एरिया। समझ में आ रहा है? अब तो फोर्स की अगर बात करें, यहाँ से अगर फोर्स की बात करें तो वो क्या हो जाएगा आपका, प्रेशर इंटू एरिया। अब इस फोर्स की जगह पे प्रेशर इंटू एरिया अगर हम लोग इस इक्वेशन 1 में रख दें, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो जो वर्क हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, P इंटू एरिया और इंटू क्या है आपका S। अब देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे एरिया और एरिया तो हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं और ना ही हमारा डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे दिख रहा। इस डिस्प्लेसमेंट में कितना वॉल्यूम है, इस डिस्प्लेसमेंट में कितना वॉल्यूम, क्यों, क्योंकि ये जो A है, एरिया में अगर डिस्प्लेसमेंट से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो वो होगा क्या आपका, वॉल्यूम हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, वॉल्यूम हो जाएगा। अब जो ये वॉल्यूम है वो कौन सा वॉल्यूम है, तो ये वाला वॉल्यूम है, ये वाला वॉल्यूम है। और इस वॉल्यूम को हम लोग निकालेंगे कैसे, तो इस वॉल्यूम को जब हम लोग निकालेंगे तो P इंटू आप क्या करेंगे, फाइनल माइनस क्या करेंगे, इनिशियल करेंगे। कोई दिक्कत, फाइनल माइनस क्या करेंगे, इनिशियल करेंगे। अब फाइनल माइनस अगर इनिशियल करेंगे तो फाइनल क्या है आपका, छोटा है, और इनिशियल क्या है आपका, बड़ा है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि जो वैल्यू आएगा आपका अगर P आप P लें और इनटू, तो ये वैल्यू क्या रहेगा, डेल्टा V रहेगा। अरे वॉल्यूम में से वॉल्यूम माइनस करेंगे, वॉल्यूम में से तो वॉल्यूम ही रहेगा ना, लेकिन ये साइन क्या रहेगा आपका, माइनस रहेगा। और इसीलिए फिर आपका लिखा जाता है कि W इक्वल टू माइनस P डेल्टा V। ये समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? तो ये वर्क डन का आपका क्या हो गया, वैल्यू होगा। आज के बाद हम लोग वर्क डन जो है ना हम लोग यही यूज करेंगे। ठीक है, और इसका भी कन्वर्जन है कि कैसे कब क्या यूज करना है, थोड़ा देख लेते हैं हम लोग अब आगे इसके। बाकी यूनिट के बारे में तो हम लोग चर्चा कर ही लिए हैं। ठीक है, तब हमारा वहां पे हमारा रह गया था बताते हुए आइसोकोरिक प्रोसेस, सॉरी आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक का मतलब आपका जो प्रेशर है वो क्या है आपका, कांस्टेंट है। तो यहां से कह सकते हैं कि चेंज इन प्रेशर तो क्या होगा आपका, जीरो होगा। क्या होगा, चेंज इन प्रेशर तो जीरो होगा। ठीक है, आइसोबारिक प्रोसेस में आपका जो वॉल्यूम है और जो टेम्परेचर है ये सब क्या होगा, वेरिएबल होगा। ठीक है, वेरिएबल होगा। मतलब अगर हम लोग बात करें फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ TD थर्मोडायनेमिक्स, तो डेल्टा E इज इक्वल टू क्या था आपका, Q प्लस W था। ठीक है, Q प्लस W था। तो यहाँ से अगर हम लोग वर्क डन का अगर हम लोग वैल्यू किए तो Q प्लस माइनस P डेल्टा V। प्रेशर क्या है आपका, कांस्टेंट, प्रेशर आपका कांस्टेंट, और वॉल्यूम क्या है, वेरिएबल है। वॉल्यूम वेरिएबल है और टेम्परेचर भी वेरिएबल है, तो आपका ये भी क्या रहेगा, इसका भी कुछ वैल्यू रहेगा। तो आप कह सकते हैं डेल्टा E इक्वल टू Q माइनस P डेल्टा V, P डेल्टा V। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? इसी को आगे हम लोग यूज करेंगे
इसी को आगे यूज करके हम लोग एक टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे जिसका नाम है क्या आपका, एंथैल्पी। क्या नाम है आपका, एंथैल्पी। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग आगे यहाँ पे समझने के लिए। तब है यहाँ पे इसी फॉर्मूला से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्या आएगा आपका वहां पे, आपका आया डेल्टा ई इक्वल टू ये पी डेल्टा वी। तो आप इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे करके लिख सकते हैं कि डेल्टा ई इक्वल टू ई डेल्टा ई आप प्लस पी डेल्टा वी इक्वल टू क्या है, क्यू। और ये जो हीट है वो किस पे है, कांस्टेंट प्रेशर पे है। किस पे है, कांस्टेंट प्रेशर पे है। तो यहाँ पे क्यूपी आप लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है, कांस्टेंट प्रेशर के लिए वो टर्म यूज किया है। तो यहाँ पे सीधा करके अगर लिख दें तो क्यूपी इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। और आप इस डेल्टा को आप ये तो लिख ही सकते हैं ना, E2 माइनस E1 और प्लस P V2 माइनस V1। ये तो यही का चीज है ना, V2 माइनस V1 जो भी हम लोग किए थे यहाँ पे, जो वर्क निकाले थे। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि E2 माइनस E1 और प्लस PV2 माइनस आपका PV1। 1 वाले टर्म को एक साथ, 2 वाले टर्म को एक साथ। तो E2 और प्लस PV2 माइनस E1 माइनस PV1। इसको और अच्छे से अगर लिखना है तो इस तरह से आप PV2 और माइनस कॉमन ले लें तो E1 प्लस PV1। ये किस पे है, कांस्टेंट प्रेशर पे। और इसी को हम लोग, इस पूरे टर्म को हम लोग क्या लिखते हैं, एंथैल्पी लिखते हैं। H2 से H2 हो गया और माइनस क्या हो गया, H1। मतलब आपका H इक्वल टू ई प्लस पीवी, H इक्वल टू ई प्लस पीवी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंथैल्पी। यहाँ पे दिखाई देगा, अच्छा नहीं दिखाई देगा, इधर ही लिख देते हैं। H क्या है आपका, H क्या है आपका, एंथैल्पी। यहीं पे हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा H। मतलब कि अगर हीट की बात करें, अगर कांस्टेंट प्रेशर पे अगर हीट सप्लाई हो रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है या एब्जॉर्ब हो रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंथैल्पी कहते हैं। समझ में आ रहा है। अब देखिएगा यहाँ से हमारे पास मतलब आया कि अगर कांस्टेंट प्रेशर की बात करें तो हमारा एक टर्म आया क्या, एंथैल्पी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चेंज इन एंथैल्पी। क्या बोलते हैं, चेंज इन एंथैल्पी। और इससे पहले पढ़े थे कि कांस्टेंट, अगर वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट हो, वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो वो जो आपका बराबर होगा किसके, इंटरनल एनर्जी के। एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यही बोल रहा था, डेल्टा ई जो इंटरनल एनर्जी है आपका Q प्लस डब्ल्यू के बराबर है। और जो वॉल्यूम कांस्टेंट आइसोकोरिक की बात कर रहे थे तो वहां पे हम लोग वर्क डन क्या कर रहे थे, जीरो कर रहे थे। वर्क डन क्या कर रहे थे, जीरो कर रहे थे। तो वहां पे डेल्टा ई जो है वो किसके बराबर था, Q के बराबर था। अब Q बराबर है डेल्टा ई के, Q अगर इसकी बात करें Q बराबर है आपके डेल्टा H के। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा था, ये कांस्टेंट प्रेशर पे इसको हम लोग टर्म देते हैं डेल्टा H, मतलब चेंज इन एंथैल्पी। या अगर H है, अगर सिर्फ H है तो इसको क्या बोलते हैं, एंथैल्पी। ठीक है। और यही अगर Q अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे, किस पे है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। समझ में आया, कोई दिक्कत। तब अगर फिर से अगर हम लोग चले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, ठीक है, जो फॉर्मूला आ रहा है लास्ट में हम बदला देंगे, चिंता नहीं करना है। अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं हम लोग, तो हमारा जो फॉर्मूला था वो क्या था, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस क्या था, डब्ल्यू था, क्यू प्लस डब्ल्यू था। अगर हम लोग एट कांस्टेंट प्रेशर की बात करें, एट कांस्टेंट प्रेशर, तो डेल्टा ई इक्वल टू क्यू पी अब प्लस डब्ल्यू था। ठीक है, तो अगर डब्ल्यू का भी वैल्यू यहाँ पे अगर हम लोग रख दें तो माइनस पी डेल्टा वी हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा ई इक्वल टू, आप इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एच और माइनस पी डेल्टा वी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब यहाँ से इसको इधर कर दें तो डेल्टा एच इज इक्वल टू, सीधा करके लिख दीजिए, डेल्टा ई और प्लस पी डेल्टा वी। एक आपका यहाँ से फॉर्मूला आया, कोई दिक्कत बोलिए नहीं। एंथैल्पी का इंपॉर्टेंट है, 2023 का नीट का क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से आपका एक आया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशन। तो यहाँ पे आपको रिलेशन दर्शाया हुआ था, याद रखिएगा। समझ में आ रहा है। तब है यहाँ से थोड़ा सा और अगर हम लोग आगे बढ़ें तो हमें पता है कि पीवी इक्वल टू क्या करते हैं, एनआरटी कहते हैं। क्या कहते हैं, एनआरटी कहते हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि H इक्वल टू क्या हो जाएगा, E प्लस पी इंटू वी। H इक्वल टू E प्लस पी इंटू वी है। तो अगर हम लोग डेल्टा H की बात करें तो हमारा क्या है, डेल्टा E अब प्लस डेल्टा P इंटू वी।
और P इंटू वी के बदले हम लोग क्या रख सकते हैं, nRT रख सकते हैं। तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा nRT। देखिए आज का जो सेशन है वो सीधा सीधा सिर्फ और सिर्फ फार्मूले पे जा रहा है। आप ध्यान रखिए कैसे आया, लास्ट में बस आपको अगर नहीं पता कैसे आ रहा है तो आप फार्मूला भी याद कर लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है नीट वाले बच्चे। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि एक बार डेरिवेशन समझ लेंगे कैसे कौन सा फार्मूला आया है, आपको समझ में आ जाएगा। तब है यहाँ से आपका दो चीज़ निकला, यहाँ से आपका दो फार्मूला निकलेगा। इस पूरे टर्म में दो वेरिएबल है, एक तो टेम्परेचर और एक आपका मोल। तो अगर डेल्टा एच की बात करें अगर तो डेल्टा ई प्लस एक बार आप मोल जो है ना मोल वेरिएबल ले तो डेल्टा एन आर टी, टेम्परेचर क्या है कांस्टेंट, टेम्परेचर क्या है आपका कांस्टेंट। और दूसरा जो रहेगा डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस मोल क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा आर इंटू डेल्टा टी। ये दो फार्मूला हो गया। अब मोल कांस्टेंट तो वॉल्यूम कांस्टेंट, अब वॉल्यूम के साथ सीधा रिलेशन है तो यहाँ पे इसको हम लोग आगे लेके नहीं बढ़ेंगे, इस फार्मूले को लेके आगे बढ़ेंगे और इसी पर आपका भर भर के क्वेश्चन होगा। समझ में आ रहा है? तो कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है अब हम करते हैं। हमारे पास 3-4 फार्मूला आ गया है, इन सब फार्मूलों को लिखते हैं और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आपका एक गैस ऑक्यूपाई 1 लीटर एट एसटीपी, 1 लीटर है आपका, तो वॉल्यूम दिया हुआ मतलब V1 दिया हुआ है कितना 1 लीटर। इट प्रोड्यूस 2 किलो जूल हीट। अब हीट प्रोड्यूस कर रहा है मतलब Q क्या है आपका, हाँ Q है, Q कितना है आपका 200 क्या है आपका जूल। और आपका जो वॉल्यूम है वो कितना हो जा रहा है, मतलब आपका जो V2 है वो दिया हुआ है 1.5 लीटर। कितना दिया हुआ है 1.5 लीटर दिया हुआ है, ठीक है। तब आपको पूछ रहा है कि इंटरनल एनर्जी कितना होगा, इंटरनल एनर्जी कितना होगा। तो आपको पता है कि इंटरनल एनर्जी का क्या होता है आपका वैल्यू। तो इंटरनल एनर्जी के लिए अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जाएं तो इंटरनल एनर्जी इक्वल टू Q प्लस क्या होता है W। अब Q तो दिया हुआ है, यहाँ पे Q दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 200 जूल दिया हुआ है, लेकिन W मतलब वर्क डन नहीं दिया हुआ है। वर्क डन के लिए आपका अल्टरनेट व्यवस्था निकाला है। क्या निकाला है व्यवस्था, तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम दिया हुआ है V1 V2 दिया हुआ है और अभी हम लोग देखे हैं कि वर्क डन क्या होता है -P डेल्टा V। तो प्रेशर भी आपका दिया हुआ है 1 atm, यहाँ पे आपका 1 atm दिया हुआ है। तो आप निकाल सकते हैं -1 इंटू 1.5 माइनस कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -1 इंटू 0.5 माइनस 0.5, ये क्या हो जाएगा आपका जूल। समझ में आया, कोई दिक्कत बोलिए नहीं। तभी क्या है अब ये आया क्या, अब देखिए यहाँ पे आया क्या, हम लोग निकाले क्या, बच्चे कहाँ गलती करते हैं, हम लोग यहाँ पे निकाले क्या वर्क और सीधा लिख दिए जूल। ये वर्क का यूनिट होता है जूल। आप ये लिखे, आप ये नहीं लिखे कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ये दिया हुआ है एटीएम में, ये दिया हुआ है किस में लीटर में, मतलब ये जो वैल्यू आया वो क्या है एटीएम लीटर आया। क्या आया एटीएम लीटर। समझ में आ रहा है? इसलिए हम बोलते हैं कि आप जो वैल्यू, आप जो यूनिट जानते हैं वो मत लिखिए एग्जामिनेशन में या सॉल्व करते समय आपके क्वेश्चन में, आप वो लिखिए जो इसके सॉल्व करने के बाद आया है। आपका प्रेशर क्या दिया हुआ है एटमॉस्फेयर में दिया हुआ है, आपका वॉल्यूम क्या दिया हुआ है लीटर में दिया हुआ है, तो ये कभी जूल आएगा क्या, नहीं। मतलब अब अगर वर्क निकालना हो तो -0.5 इंटू 101.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये क्या होगा जूल होगा। समझ में आया? ठीक है। अब जब जूल निकल गया तब इंटरनल एनर्जी आप यहां से निकाल सकते हैं। तब कैसे निकालेंगे आप, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू Q, अब प्लस क्या करेंगे -0.5 इंटू 101.3, कितना हो जाएगा वैल्यू ये आपका 200 और यहाँ पे माइनस और 5 5 6 0 5 2 पॉइंट्स के बाद डेसिमल, आपका लगभग ये ऑलमोस्ट जो आएगा वो 149 आप कह सकते हैं 0.35, तब ये आएगा जूल। समझ में आ रहा है? सबसे ज़्यादा जो गलती होगा यहीं पे होगा। समझिएगा, आप वर्क डन निकाल रहे हैं, आप सीधा लिख दीजिएगा क्या जूल लिख दीजिएगा। भाई वर्क डन का यूनिट होता है जूल, ये आप जान रहे हैं, आप जो जान रहे हैं वो कभी मत लिखिएगा। यहाँ क्या दिया हुआ है इस पर ध्यान रखिएगा और ये कन्वर्जन नहीं कीजिएगा। और जो नहीं करने के बाद जो आंसर है ना, ऑलरेडी आप सीधा क्या कीजिएगा 0.5 को माइनस कीजिएगा, वो ऑप्शन ए में रहेगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिए इस तरह से सिंपल क्वेश्चन आएगा आपका इसको बनाने के लिए। ठीक है, देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान है और आपको लग भी रहा होगा। सिस्टम प्रोवाइडेड 200 जूल
आपका हीट, मतलब Q दिया हुआ है आपका, क्या दिया हुआ है 200 जूल दिया हुआ है, और वर्क डन भी दिया हुआ है, मतलब W भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है आपका 20 जूल दिया हुआ है। जूल में दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। आपको पूछ रहा है इंटरनल एनर्जी पूछ रहा है, आप आसानी से बना दे, यहाँ पे आप क्या कर दे Q प्लस W लिख दीजिएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा सेम क्वेश्चन के लिए आपका यहाँ पे जो वैल्यू आएगा, इस क्वेश्चन बिना बताए हम बता रहे हैं कि इसका आंसर कितना आएगा। तो डेल्टा E इक्वल टू 200 प्लस आप क्या करेंगे 20 करेंगे, 220 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 220 जूल, सब कुछ जूल में दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन सेम आपका सेम यही क्वेश्चन के लिए आपका डेल्टा इक्वल टू 200 माइनस इतना भी होगा। ये कब होगा, आइडिया लगा? मतलब ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इसलिए सबसे ज़्यादा गलती होता है। क्यों? क्योंकि आप क्वेश्चन बनाए रहिएगा कि वर्क डन ऑन द सिस्टम। वर्क डन क्या है? ऑन द सिस्टम। ऑन द सिस्टम है, आप पॉजिटिव लिए, थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स ऑलरेडी पॉजिटिव है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, आपका ये आ गया आंसर, ये आ गया। समझ में आ रहा है? और ये सही भी रहा, ठीक है। लेकिन यही एग्जाम आप क्वेश्चन बना के गए हैं ये, और एग्जामिनर क्या किया, यहाँ पे कुछ नहीं किया, ऑन की जगह पे क्या कर दिया, बाय द सिस्टम कर दिया। क्या कर दिया? बाय द सिस्टम कर दिया। अब देखिए, जैसे ही बाय द सिस्टम कर दिया, आप तो जान रहे थे कि हम सीधा आप पढ़ते हैं वर्क डन कितना 200 जूल, भाई सॉरी 20 जूल। भाई वर्क डन 20 जूल नहीं है, वो वर्क डन ऑन द सिस्टम 20 जूल था, तब यहाँ पॉजिटिव लिखे हैं। लेकिन अब क्या है, बाय द सिस्टम है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तब ये वर्क, जब फॉर्मूला तो यही है फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स का, लेकिन यहाँ पे जो हम लोग यूज करेंगे डेल्टा E इज इक्वल टू Q माइनस W। क्यों? क्योंकि हमारा क्या दिया हुआ है, बाय द सिस्टम दिया हुआ है। समझ में आया? और यहाँ पे इस चैप्टर में सबसे ज्यादा गलती होने का चांस यहीं पे रहता है, और ये तब आपका आंसर ये होगा। और ध्यान रखिएगा, ठीक है, ऑन द सिस्टम बाय द सिस्टम, हीट एब्जॉर्ब हो रहा है कि आपका क्या हो रहा है, ये आपको समझना है। कोई दिक्कत? ठीक है।